सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में जब से कोविड-19 का मामला हुआ है, तमाम मईशत इस वक्त बिल्कुल बैठ गई है और ये कहा जा रहा है बार बार कि इस वक्त बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े ममालिक बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी खुदा न खास्ता अगले आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि अब लॉकडाउन की सूरत हाल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसका बराए रास्त ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। जब इस वक्त तमाम एयरलाइंस बंद हैं तो फिर अल्टीमेटली ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त खसारे में है, नुकसान में है। सिर्फ अंटिल के कुछ जगहों पर उसका ऑपरेशन वो भी किसी वजह से चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़ा इदारा सिविल एविएशन, जिसके अंडर तमाम एयरपोर्ट्स हैं और जितनी फ़ज़ाई हुदूद हैं, उस इदारे को भी इस वक्त अरबों रुपए का महाना नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं जिसकी सूरत हाल ये है। दूसरी जानिब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है जो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। एक जानिब तो ये है कि तमाम फैक्ट्रीज बंद हैं, एक्सपोर्ट के तमाम ऑर्डर्स बंद हैं, इंपोर्ट हो नहीं रही है, पोर्ट पर जो कुछ पड़ा हुआ है वहीं पर जैम होकर रह गया है। दूसरी जानिब अपनी लेबर को उन्होंने तनख्वाहें देनी है, क्योंकि ये अहकामात हैं कि किसी को ना निकाला जाए उनकी जॉब से। तो इस वक्त पूरा प्रेशर है जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हों, प्राइवेट इदारे हों, बिजनेस कम्युनिटी हो, उस पर इस वक्त है। लेकिन क्या किया जाए कि ना बाजार खोले जा सकते हैं, ना फैक्ट्रीज खोली जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मर्ज पाकिस्तान में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में ये पीक डेज हैं और उसके बाद फिर प्लॉटों का पूरा एक एरा होगा जिसमें पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, कहा गया 50,000 से जायद मरीज हो सकते हैं। तो ये तमाम तर नुकसान है, जहां पर माली नुकसान है, जानी नुकसान है, मुआशी नुकसान है, पाकिस्तान के कौमी इदारों का नुकसान है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बिजनेसमैन हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब। PIA की सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान आपके वक्त का। सिविल एविएशन के तर्जुमान अब्दुल सत्तार खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्जुमान वजारत हवाबाजी अब्दुल सत्तार खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपके वक्त का भी। और हमें रिपोर्ट करेंगे इरशाद संजरानी, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, सबसे पहले दो इदारे, एक तो सिविल एविएशन के भी मामलात है, आपने कुछ खबर भी दी है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है और PIA से मुताल्लिक भी है। अब तक जब से ये लॉकडाउन की सूरत हाल है, मार्च में कितना नुकसान इन इदारों को हुआ? देखो, बिल्कुल मुदस्सिर, पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोरोना वायरस ने IATA का जो नया डेटा है, पहले जो डेटा है तो उसमें उसके मुताबिक जो $113 अरब पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था। अब ये बढ़कर जो है पूरी दुनिया का जो डेटा IATA ने जारी किया है, $252 अरब का पूरी दुनिया के एयरलाइन के नुकसान हुआ। इसी तरह कौमी एयरलाइन PIA को महाना जो है 5 से 6 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और सिर्फ 6.5 अरब रुपए जो है मार्च के महीने में PIA को नुकसान हुआ है। इसी तरह 3.5 अरब का नुकसान सिविल एविएशन को हुआ है। ओवरऑल जैसे फ्लाइंग करती है मुख्तलिफ मुल्कों की एयरलाइंस, पाकिस्तान की एयरस्पेस से, तो डॉलर्स की टर्म्स में सिविल एविएशन को कमाई होती है, तो वो नहीं हो रही। इसके अलावा जितनी फ्लाइट के मुसाफिर आते हैं उनकी उससे जो कार्गो थ्रूपुट चार्जेस वो नहीं हो रहे और जो एयरपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं, लैंडिंग चार्जेस, वो बहुत कम होकर रह गए। तो अरबों रुपए का नुकसान दोनों इदारों को हुआ है। इसी तरह जो PIA के मुख्तलिफ सिर्फ कार्गो की जो फ्लाइट उनको तो इजाजत है और जो खुसूसी परवाजों की इजाजत जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उस पर हुकूमत ने जो PIA को कुछ तौर पर जो टास्क दिया था वो ला रहे हैं। तो दोनों इदारों को बहुत नुकसान हुआ है और IATA के डेटा के मुताबिक इस वक्त $252 अरब का नुकसान पूरी दुनिया की एयरलाइन को हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी में आगाह। पूरी दुनिया की एयरलाइंस को इस वक्त नुकसान है, वहाँ के एयरपोर्ट्स को, वहाँ के एविएशंस को नुकसान हो रहा है। अब्दुल सत्तार खोखर साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान हवाबाजी। खोखर साहब, ये बहुत बड़ा नुकसान है जो इस वक्त सिविल एविएशन को हो रहा है और अभी कुछ मालूम नहीं है 21 अप्रैल तक का मजीद लॉकडाउन का है। तो ये इतना बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से भी हो रहा है और जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के हवाले से भी है। तो
तो ये तो इदारे के लिए इंतहाई आगे चलने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि इदारा खुदा न खास्ता फिर किसी बेल आउट पैकेज की तरफ चला जाए, हुकूमत की तरफ देखे कि अब किस तरह से इसको सपोर्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। इरशाद संजरानी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ओवरव्यू इसका दिया है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो एयर स्पेस यूज करने वाली फ्लाइटें नॉर्मल हालात में वो 700 से 1000 फ्लाइट्स जो हैं वो हमारे ऊपर से गुजरती हैं और उनका ऑन एवरेज जो है वो $1000 जो है एक जहाज का वो एयर स्पेस यूज करने के लिए हम लेते हैं जी। सही। इसके अलावा हमारे जो फॉरेन एयरलाइंस यहाँ पे आती हैं उनसे एरोनॉटिकल चार्जेस के हवाले से जो भी बड़ा जहाज वाइड बॉडी आता है उससे $10,000 और जो नैरो बॉडी आते हैं उनसे तकरीबन $5000 उसके चार्जेस लिए जाते हैं। अच्छा। अब जो हमारे ओवरफ्लाइंग के चार्जेस हैं वो तकरीबन उसके अंदर 30% अभी तक कमी आ चुकी हुई है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्दर ये वाली फिगर जो है ये डिप कर जाएगी और उसमें ये जो हमारे रेवेन्यू में कमी है वो और बढ़ जाएगी। हमने जो 1 से 15 मार्च तक का एक एस्टिमेट वो किया था वो तकरीबन सिविल एविएशन अथॉरिटी को 4 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से इनको लॉस होता रहा। अच्छा। उसके बाद 16 से 31 जब हमारी फ्लाइट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस की तो उसके बाद हमारा जो डेली लॉस है वो 19 करोड़ रुपए रोजाना पे चला गया। अब 1 अप्रैल के बाद जो है सूरत-ए-हाल मजीद खराब हुई है और उसमें हमारा जो डेली लॉस है सिविल एविएशन अथॉरिटी का वो 25 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से है जी। बहुत बड़ा और नुकसान। अप्रैल के जो 1 से लेके 7 अप्रैल तक जो हमारा लॉस है वो 2.4 बिलियन है जी। और अभी हम आगे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन ये है कि ये यकीनन पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री जो है वो इससे बहुत शदीद तरीके से मुतासर हुई है। बिल्कुल, एयरलाइन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री शदीद मुतासर है। बाकी इंडस्ट्रीज के साथ साथ तो सिर्फ आप बता रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए तक का जो नुकसान रोजाना की बुनियाद पर अप्रैल में अभी वो चल रहा है और अगले आने वाले वक्त में कहाँ तक, कब तक और कैसे होगा, ये बहरहाल बड़ा अहम सवाल है। अब्दुल्ला खान साहब, मैं आपसे भी यहाँ सवाल है कि पीआईए का भी बड़ा शदीद किस्म का नुकसान इन दिनों में हो चुका है, तो ये किस तरह से अब चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा? पीआईए को तो पहले भी खड़ा करने की कोशिश हो रही थी कि कहीं ना कहीं खुद जो है वो इतने अपने पाँव पर हो जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस तक ही पहुँच जाए, लेकिन अब तो ये इतना बड़ा ये बिग हुआ है, तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा फिर? बहुत शुक्रिया। आपको जैसे पता है कि पीआईए के अंदर एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का रिफॉर्म्स प्रोसेस एक चल रहा था जिसका मेन मकसद ये था कि आपने पीआईए को ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके आना है अगले 1-2 साल के अंदर। पिछला साल हमारा बहुत अच्छा गुजरा। 2019 के हमारे नंबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा थे और हम 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद कंपनी को ग्रीन के अंदर ले आएँ। अब कोरोना का ये जो पूरा आउटब्रेक हुआ है और आउटब्रेक के अंदर मैं आज एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो वल्नरेबिलिटी है एविएशन इंडस्ट्री की, ट्रैवल इंडस्ट्री की, वो तमाम सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें ग्लोबली एविएशन इंडस्ट्री को आ रहा है बिकॉज हम लोग तो लिटरली सारे के सारे ऑन ग्राउंड हो गए। तो जैसे संजरानी साहब ने बात की थी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है। ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री तकरीबन कोई $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है। 52 हफ्तों के ऊपर अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 8-9 हफ्ते ऑलरेडी इस आउटब्रेक को हो चुके हैं जिसके अंदर आपका रेवेन्यू का नुकसान जो है वो आप साल के एंड में पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पीआईए क्या करी, कि पीआईए भी बाकी पूरी दुनिया की एयरलाइंस के साथ सफ़र कर रही और हमारी दुआई हम ये कह सकते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं सो दैट वी कैन गेट बैक ऑन आवर फीट। प्लान हमारा बहुत अच्छा था, बहुत एक्सटेंसिव था। हम लोगों ने इस साल हज और उम्रे पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था, इंटरनेशनल फ्लाइटें बहुत नई जगहों के ऊपर लगानी थी। सही। वो सारे का सारा प्लान अनफॉर्चुनेटली अब शायद साल के एंड तक ना कंप्लीट हो पाए। ये हज उम्रा के हवाले से हम बात करें क्योंकि पीआईए का सबसे बड़ा जो अर्निंग था वो हज और उम्रा से मुतालिक था। अब दोनों चीज़ों के हवाले से, उम्रा तो खैर अभी तक बिल्कुल बंद है, हज के हवाले से भी 15 तारीख तक मजीद जो कहा गया कि 15 रमज़ान तक फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी देख रही है डॉक्टर मिर्ज़ा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कौमी इदारे हैं, उनकी सूरत हाल पूरी दुनिया की इंडस्ट्री है वो इस वक्त, कई तो एयरलाइंस के दिवालिया होने के बातें भी सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब ये इस वक्त जितना भी सेटअप हो रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट के लोग हों, चाहे वो इंपोर्ट के लोग हों, चाहे वो लोकली इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सब परेशान हैं। क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए? हुकूमत के साथ आपकी इस हवाले से कोई बात हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की? देखिए, हुकूमत से भी बातचीत हुई है, हमारी स्टेट बैंक गवर्नर साहब से भी बातचीत हुई है
और सूबाई सतह के ऊपर भी पिछले कोई 1.5 हफ्ते पहले चीफ मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज करमला धेरेजो साहब से, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर से मुलाकात हुई जी। मैं ये समझता हूँ कि पेज पे सब एक ही हैं कि कोरोना वायरस को सबसे पहले तो हमें कंटेन करना है, उसको महदूद करना है, उसको कंट्रोल करना है। सही। उसमें हमें कोई कैलकुलेटर या कोई ज़ाती मफाद मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया है। लेकिन बिजनेसमैन की जो नीड्स होती हैं वो ज़रा सा डिफरेंट होती हैं और उसको समझना ज़रा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे सनतकारों से जब हमने बात की, बाहर हमारे बायर हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर ऑर्डर तो होल्ड ऑन कराए हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर वो कहते हैं जो बन गए हैं चलें ये शिप कर दें। सही। उसके लिए यहाँ बात की, कमीशन कराची वगैरह ने होम डिपार्टमेंट से लेटर वगैरह इशू कराया कि जी ये कंटेनर जो हैं पोर्ट में चले जाएं। वो हमने पहुँचा के पोर्ट में और हम आराम से अल्लाह ताला का शुक्र करा कि अब ये चले जाएंगे। वहाँ पता चला कि बाहर से कार्गो नहीं आ रहा है और अच्छा 6000 कंटेनर, 20,000 कंटेनर गए थे, उसमें तकरीबन 6000 कंटेनर स्टैंडर्ड हैं, रुके हुए हैं, वो नहीं जा सकते क्योंकि ये साइकिल होता है। जब वहाँ से आते हैं जहाज तो वही जहाज फिर तो जहाज आ नहीं रहे हैं इसलिए यहाँ से जा नहीं रहे। अच्छा, इसके बाद हमारे लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला है वो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो स्पिनिंग मिल होते हैं या टेक्सटाइल के कंपोजिट यूनिट होते हैं, उसमें एक लाख आदमी, 70 हज़ार आदमी भी काम करता है। एक शायद नज़ीर साहब हैं, उनका 74 करोड़ रुपए माहाना वेजेस का, सही, सैलरी का बिल है, 74 करोड़ माहाना, सालाना नहीं। अब ये आपने देना है और हमारी नीयत भी है कि हम किसी तरह से अपने लोगों को जो मुसलसल हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको इस मौके पे डिसअपॉइंट नहीं करें। लेकिन ये फंड कहाँ से आएंगे? बिजली के बिल, गैसों के बिल, उसके बाद ये सैलरी, वेजेस, बैंक में चलें, स्टेट बैंक ने कुछ रिलीफ दिया है, लोन रिपेमेंट, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की अदायगी का पीरियड बढ़ाया है और जो 6 महीने का था उसको एक्सटेंड करा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त बहुत परेशानी का आलम है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आपके पास आ नहीं रहा। हमारी एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल आता तो बनती हैं, यानी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है, इंपोर्ट तो ना इंपोर्ट हो रही है और ना एक्सपोर्ट हो रही है, जो जहां पे है वो स्टक हो गया। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं कि हल की जानिब है कि क्या होना चाहिए, इस पे भी बात करते हैं। एक सवाल बड़ा एक अहम है क्योंकि हमें वो सवाल कहा गया कि ये जरूर बात हो। अब्दुल्ला खान साहब, मैं आपसे ये सवाल के PIA के सबसे बड़ा ऑपरेशन हज उम्रे का है, लोग उम्रे की अदायगी के लिए जो ख़ास तौर पर एजेंसीज हैं वो रमज़ान मुबारक में पहले ही टिकट्स कर लेती हैं, उसका रिफ़ंड पॉलिसी 12,000 रुपये करीब होता है जो कट जाता है, लेकिन अभी वो भी वेव किया हुआ है। लेकिन 21 अप्रैल के बाद यानी कि रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है, वो किस तरह से रिफंड्स होंगे? जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में टिकट्स ऑलरेडी PIA होल्ड हो गई हैं। देखें, रिफंड के ऊपर बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। PIA ने किसी किस्म का रिफंड रोका हुआ नहीं है, जो हमसे लेना चाहिए हम वो ले देते हैं। अलबत्ता हम लोगों को मशवरा ये दे रहे हैं कि अभी रिफंड हमसे ना लें, वेट आउट कर लें। जिस तरह सिचुएशन क्लियर होगी तो उसके फौरन बाद एक रश इकट्ठा होगा तमाम लोगों का जो कि दोबारा बुकिंग करवाना चाहेंगे। तो उस टाइम पे किसी जहमत से, उस टाइम पे रश से बचने के लिए अच्छा है कि आपके पास टिकट की बुकिंग वैलिड हो, और ताकि इसी तरह जो वो फ्लाइट के ऊपर रिकॉमोडेशन शुरू हो, लोगों को जो जिस अवेलेबल फ्लाइट के ऊपर जब एडजस्ट करना शुरू करें तो वो खुद ब खुद उसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे क्या फेयर होगा, उस टाइम पे क्या रश होगा, इस वजह से हम लोगों को ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि वो होल्ड करें, अभी रिफंड ना कराएं। लेकिन अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें, उसके ऊपर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होंगे, उसमें डिडक्शन नहीं है। चार्जेस सारे, चूंकि देखें ये एक ऐसी सिचुएशन है, हम इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं फोर्स मेजोर। एक ऐसी सिचुएशन है जो कि ना किसी पैसेंजर के कसूर की वजह से, ना एयरलाइन के कसूर की वजह से, जिस पे किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं होती। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा खोखर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। सिविल एविएशन के हवाले से इस वक्त बात की गई कि जब ये लोग बाहर से आए थे, चाहे वो यूरोप से आ रहे हैं, चाहे वो उम्रा करने आए, किसी भी पूरी दुनिया से आ रहे हैं, इंतजामात एयरपोर्ट पर किया जाना वो सिविल एविएशन का काम था, वो बेहतर तौर पर नहीं थे, ना स्क्रीनिंग के अमल थे, ना तमाम तर चीज़ें थी कि सिविल एविएशन का जो काम करने का था वो उन्होंने नहीं किया।
तो क्या वाकई ऐसा है कि सिविल एविएशन की ये जिम्मेदारी थी कि उस वक्त फौरी तौर पर वहाँ बेहतर स्क्रीनिंग का अमल किया जाता, बेहतर चेकअप होता, या किसी और की? देखिए, मैं आपसे इख्तिलाफ करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। हमें शुरू के चंद दिनों में तो यकीनन वहाँ पे एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये अचानक ये सूरत डेवलप हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखें और हर जगह से हमारे इस काम की तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए हेल्थ का स्टाफ होता है, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट का हो चाहे लेकिन सूबाई का, लेकिन हमारी जो है उसके ऊपर ओवरसाइट है और हम उनको हर चीज में, ये हेल्थ अथॉरिटीज को हम उनको बैकअप कर रहे हैं हर चीज में। और इसमें मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो एयरपोर्ट मैनेजर्स और उनकी सारी टीम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ, पहले से ज्यादा मेहनत के साथ ही अपना सारा अपने जो फ्राइज हैं उनको सर अंजाम दे रहे हैं। सही। और हम इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी डेली उनका तमाम हमारे एयरपोर्ट मैनेजर्स के साथ हमारी डेली ये चलती है कि जी हम आप फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा कोई भी प्रॉब्लम किसी जगह पे आती है, वो दैट इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ एविएशन डिवीजन और हम उसको इमीडिएटली उसको रेमेडियल एक्शन करते हैं। सही। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनन लॉसेज एक तरफ, लेकिन हम अपनी तमाम ड्यूटीज जो हैं उनको हम तनदही से और फर्शनासी के साथ कर रहे हैं और हमारे इंशाल्लाह अगर आप इसको देखें तो कोई आपको उसमें हमारे काम में नुक्स नहीं नजर आएगा और यकीनन हम आपसे तारीफ के अल्फाज ही सुनेंगे जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। मैं इसलिए आपसे, क्योंकि इसकी वजाहत चाहिए, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हो रही जी जी खोगर साहब बात जी नहीं, मैं अच्छा नजर आपका सवाल है, पता मैं जी जी अब्दुल्ला साहब, मैं सवाल भी कर लूं अब्दुल्ला खान साहब से, साथ में कुछ कमेंट भी करना चाह रहे थे। अब्दुल्ला खान साहब, दूसरा ये है कि इस वक्त कुछ फ्लाइट्स जो हैं डोमेस्टिकली भी चलाई जा रही है नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से, लेकिन उसमें कुछ दिनों पहले खबर ये सामने आई कि वो बेहतर तौर पर उनको वो नहीं किया गया था, वहां पर सैनिटाइज नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, जिसकी कुछ चीजें भी सामने आ रही। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पायलट्स भी इस वक्त खासे नाला और नाराज थे कि उनकी इक्विपमेंट और उनको खास तौर पर बेहतर तौर पर नहीं रखा गया है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल्ला खान से उनका जवाब लेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में, और अब्दुल्ला खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान PIA। अब्दुल्ला खान साहब, सवाल आपसे किया, इस वक्त क्या फिर सूरत हाल, क्या तरीकाकार है कि पायलट्स के लिए भी खातिर खा इंतजामात हों, और जहाज़ों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रॉपरली उनको भी उस तरह से नहीं सैनिटाइज किया गया, उसके स्टरलाइज नहीं किया गया जो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो मैं जहाँ पे बात हमारी ख़त्म हुई थी अनफॉर्चुनेटली वो ये थी उसके ऊपर कि जो बात हुई कि एयरपोर्ट के ऊपर मौसर निज़ाम नहीं है चेकिंग का या किसी और चीज़ का नहीं। मैं आपको ये बात बड़े विद फुल कन्विक्शन बताता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन एयरपोर्ट्स में शामिल है, पाकिस्तान मुल्क में चंद उन दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो कि 100% स्क्रीनिंग इंश्योर कर रहे हैं तमाम अराइविंग पैसेंजर्स का। अभी हमारी लिमिटेड फ़्लाइट्स चल रही हैं, UK की हमारी फ़्लाइट्स चल रही हैं, कनाडा की और दुनिया के चंद और जगहों के ऊपर। वहाँ पे इस किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आपकी ऑन अराइवल आपकी स्क्रीनिंग हो, और वहाँ पे बड़े आप आराम सुकून से आते हैं, बगैर किसी स्क्रीनिंग के आते हैं। तो सारे इकदाम हमें बाहर के एयरपोर्ट पर खुद करने पड़ते हैं, जो जहाँ पे पाकिस्तान सिविल एविएशन या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हमें करके देती हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो आपका सवाल था क्रू के हिसाब से, जिसमें आपने पहले कहा कि जी नॉर्दर्न एरिया की कुछ फ़्लाइट्स के ऊपर कुछ इशू था या कप्तान जो हैं वो उनके कुछ कंसर्न से, वो बिल्कुल खदशात उनके हैं, बिकॉज दिस इज़, हम हर जगह के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि ये एक हंगामी सूरत हाल है। इस तरह की सूरत हाल से कभी PIA के अमले का पहले वास्ता नहीं पड़ा, और वो जेन्युइन किस्म का कंसर्न है, बिकॉज हर बंदे की ये फिक्र होती है कि उसकी अपनी सेहत और सलामती के ऊपर किसी किस्म की चीज़ ना हो। और PIA इंतज़ामिया की भी यही इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि हम क्रू या फ़िज़ाई अमले की, इनफैक्ट ज़मीनी अमले की भी सेहत और सलामती के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके जो कंसर्न्स थे वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के ऊपर थे, जो कि उन्होंने कहा था कि उनको फुल हैजमेट सूट्स चाहिए, उनको मास्क N95 चाहिए, बाकी उन्होंने और जो चीज़ें की। चूँकि
एक दफ़ा ये आए और हमने जिस तरह जुज़वी तौर पे हमारा ऑपरेशन बहाल हुआ तो उसके शुरू में थोड़ा सा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हमारे पास आए उनको इकट्ठा करने पे, लेकिन अब हर किस्म की चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है। फ्लाइटों पे तमाम अमले को वो जो उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक उनको वो इक्विपमेंट दिया जा रहा है। सही। और इनफैक्ट उसमें सिविल एविएशन का इंस्पेक्टर भी आके खुद वेरीफाई करता है हर जहाज़ के डिपार्चर और अराइवल के बाद, और साथ साथ जो है वो जो कप्तान खुद हैं वो जहाज़ उस टाइम तक नहीं एक्सेप्ट करते जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होते जहाज़ की डिसइंफेक्शन से या वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के जो कि उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो खदशात उनके थे, वो खदशात बहुत हद तक जायज़ भी थे और उन खदशात दूर भी हो गए। ये ज्यादा अच्छी बात है कि अभी अगर अगले आने वाले दिनों में कुछ ऑपरेशन इसी तरह से जुज़वी तौर पर बहाल रखना होगा तो फिर यकीनी तौर पर अपने अमले क्रू के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब, तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद थे, और अब्दुल खोकर सामान हमारे साथ मौजूद थे। हवाबाजी आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मामला ये है डॉक्टर साहब कि इस वक्त ये तमाम तर खदशात हैं बिजनेस कम्यूनिटी के जो आपके, लेकिन हल क्या है सर कि खुल तो नहीं सकती फैक्ट्रीज जो इस तरह से सूरत हाल है। आप कह रहे हैं कि 74 करोड़ रुपए उनका पेरोल है, तो उनके पास कितने हज़ार मुलाजिम हैं, तो किस तरह से मैकेनिज्म फिर बनाएंगे आपके उनका ख्याल रखा जा सके? जी मुझसे 74 करोड़ मैंने कहा था, 174 नहीं माहाना। अब असली चीज़ पे जो आपने सवाल पूछा वो नहायत अहम है। देखिए हम ये नहीं चाहते कि जो इतनी मेहनत की है लॉकडाउन करके आपने काफ़ी हद तक कंटेन किया हुआ है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में, बिलखुसूस सिंध में। आज मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है चीफ मिनिस्टर साहब की, जो डेडिकेशन के साथ जो सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीक़ों से उन्होंने काम करा है, मैं यकीनन उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माशी तौर पर हम उस हालत में ना जाएँ कि दोबारा वापस ना आ सकें, वो ऑर्डर पर कहीं और शिफ्ट हो जाएँ, तो आप SOPs बनाएं उन फैक्ट्रीज़ के खोलने की। इस SOPs आप सनतकारों के साथ बैठ के तय करें। सही। वो आप अपने तौर पे या ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। आपको नहीं पता कि एक मशीन पे कितने आदमी को खड़ा करना है और कितने फासले से करना है, या जहाँ सैलरी जाते वक्त कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को दी जाएगी वो किस तरह से क्या मैकेनिज्म हो कि वो जमा ना हो पाए, या सुबह अटेंडेंस के वक्त पे। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और फिर ये प्रोसेस होते हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, इसमें बंद नहीं कर सकते आप। डाइंग वगैरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इन तमाम चीज़ों का हल सिर्फ यह है कि आप सनतकारों के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करके SOPs तय करें। साथ साथ आप शिपिंग कंपनियों को भी बोलें कि कंटेनर जो तैयार हो गए उनके मूवमेंट इंश्योर करें। मेरे अपने कंटेनर जो हैं वो पहली तारीख से पड़े हुए हैं, 6 तारीख थी, फिर 8 तारीख थी, फिर 10 तारीख थी, अब उन्होंने 14 तारीख जर्मनी की शिपमेंट के लिए कहा है। तो ये साइकिल को आपने दोबारा रिवाइव करना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन, हमारे एक्सपोर्टर मुहब्बिल वतन है और वो पूरा हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। ये फंड जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है उसमें आपके साथ प्रोग्राम में मैं कल बैठा था, आपने देखा कि फेडरेशन ने और तमाम बिजनेसमैन ठीक बिल्कुल सही है खोल के जो है एहतियात दिए हैं। तौर पर इसका होना चाहिए और मिल बैठकर सनतकारों के साथ मिलना होगा, तभी जाके कोई SOPs तैयार होंगे। पंजाब में तो हमने देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो खुल भी गई हैं। सिंध में अभी तक कुछ चीज़ों के हवाले से फैसला वज़ीर आला सिंध ने अभी नहीं किया है। अच्छा, पंजाब की सूरत हाल क्या है? उस्मा कारदार साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब आपके वक्त का। अब्बास हैदर नकवी इस वक्त हमें इस वक्त रिपोर्ट करेंगे कि लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या, पहले उनकी रिपोर्ट जान लेते। जी अब्बास हैदर, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या लाहौर में लॉकडाउन की सूरत हाल, इंतजाम से मुतल्लिक हमें क्या आगाह करेंगे आप? जी, पंजाब हुकूमत की दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और लाहौर शहर में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इस वक्त मैं मॉल रोड पे मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन जो है जहाज़ेब आपको दिखा सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर आज भी ट्रैफिक जो है वो भरपूर अंदाज के साथ रवा दवा है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और आम आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मॉल रोड पे घूम रही है, आम रूटीन के काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है आवाम को रोका नहीं जा रहा। और जो कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर करने का कहा गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से आवाम जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। हवाले से जो है वो अपना ख्याल रखे और लोग जो है घरों में महफूज रहें। लेकिन
आज जबकि तो हुकूमती अहकामात के बावजूद जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बार बार हुकूमत कह रही घरों तक महदूद रहें, आइसोलेशन में रहें, लेकिन ये सूरत हाल। उस्मा कारदार साहबा, अब क्या तरीका होगा? कुछ और मजीद सख्त करेंगे? कुछ तो इलाके लाहौर के ज़िला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने अहकाम दिए सील किए जाएं, अब पूरा लाहौर सील होगा तो लाहौर वाले अंदर बैठेंगे? मुदस्सिर, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और खुसूसन पंजाब की जो हुकूमत है वो तमाम WHO की जो गाइडेंस है, एडवाइजरी है, उसके मुताबिक जो है हम चल रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है, अभी तक किसी को सही समझ नहीं आई कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके स्प्रेड को किस तरह से रोकना है। जो 209 इस वक्त ममालिक हैं, अब जो भी हमें WHO एडवाइस देता है हम उसके मुताबिक चलते हैं। पूरा लॉकडाउन तो इस तरीके से है कि कोई गैदरिंग कहीं भी इजाजत नहीं है, सिर्फ आपके जो खाने पीने की अशिया और आपके जो दवाइयों की दुकानें वो खुली है। अब लाहौरी जो है वो सैर सपाटे के तो शौकीन है, पार्क हमने बंद कर दिए, प्लेइंग फील्ड हमने बंद कर दी, शादियां हमने बंद कर दी, दफा 144 लग गया। आप हैरान होंगे कि 1,30,000 तो लोगों के खिलाफ जो सड़कों पे निकले हुए FIRs भी कटवाई गई हैं, फिर उनके लाइसेंस जो है वो रख लिए गए हैं, उनको वार्निंग्स दी गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो गैर जरूरी घरों से निकलना है, ये लोगों को एहसास होना चाहिए कि इस पे स्प्रेड बढ़ सकता है। अभी WHO ने कहा है कि अगर आपने जरा भी नरमी की तो ये जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ना जी, मैं एक बात जरा सा ऐड करना चाहूंगा। उस्मा कारदार साहब से मेरे ख्याल इसके सामने बेबस होके रह जाएंगी। तो ये मैं कौम को चाहिए कि खुदारा इसको सीरियसली ले। आपको अब थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, घर बैठ के आप ऑनलाइन कोई चीज शुरू कर लें, कोई क्लासेस ले लें, बच्चों को पढ़ा लें। वो कह रहे कि हम घरों में बैठकर थक गए हैं। आवाम ये जो घरों में बैठकर थक गई है वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए मुश्किलात बनाने की कोशिश कर रही है। बार बार तमाम हुकूमतें एक ही बात कर रही हैं और ये फिर अगर इससे भी ज्यादा सख्ती वाला अमल होगा तो लोग बैठेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे, मैं फिर एक सवाल मैं कह रहा हूं कि हमारी एक चीज मैं चाह रहा था कि अपने व्यूअर से शेयर करूं कि पाकिस्तान में अभी तक एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं शुरू हुई है। एग्रेसिव टेस्टिंग से मुराद है कि आप ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्टिंग करें, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, टेस्ट किट्स कम है, तो उसके हिसाब से हम कम लोगों को टेस्ट करके अपनी डेटा निकाल रहे हैं और वो इतना ज्यादा हौलनाक नहीं नजर आता। लेकिन अगर हम एग्रेसिव टेस्टिंग पे जाएं और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ध्यान में रखें तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और ये इस वक्त फैसले का मोमेंट है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है कि हमने कोरोना वायरस को सर आगे नहीं जाने देना, टेस्टिंग के हवाले से जो है वो ज्यादा नहीं है। ये भी एक बारल अलमिया है जो इसको आहिस्ताने की कोशिश सूबे भी कर रहे हैं। मजीद लॉकडाउन में उस्मा कारदार साहबा, इस वक्त एक तरफ तो ये लॉकडाउन है कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाएं, सेहत बचाई जाए, दूसरी जानिब खुद वजीर आजम इमरान खान ये बात करते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंतहाई कमजोर मुल्क है, हम तो वैसे ही हमारी मईशत जो है वो कर्जों के साथ चलती है और हमारा सिस्टम जो है वो कर्जों के साथ चल रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में मजीद लॉकडाउन में जो एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, वहां तक तो आप एहसास प्रोग्राम के तहत चीजें पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो जो खुद कमा रहा है, खुद आगे भी लोगों को सैलरी दे रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जा रहा है। तो ये कोई ना कोई मैकेनिज्म अब बनाने की जानिब भी हुकूमत को देखना और सोचना चाहिए। आपका सूबा तो बहुत से ममालिक से ज्यादा आबादी का सूबा है। मुदस्सिर, आप देखें, जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जाती निगरानी में, साथ ही उन्होंने मईशत के लिए भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी थी, क्योंकि वो 3 महाजों पे इस वक्त लड़ रहे हैं, एक कोरोना के महाज पे, एक मईशत के महाज पे और एक भूख की महाज पे। हाँ, आज जो वर्ल्ड बैंक की कल रिपोर्ट आई है बड़ी तशवीशनाक है, बहुत अलार्मिंग है, जिस तरह पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमी जो है बैठ गई है और सख्त रिसेशन का बल्कि जो है खतरा है वो इस वक्त साउथ एशियन कंट्रीज सारी फेस कर रही हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन है और प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को इसका पूरा इदराक है। साउथ कोरिया का जो एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल में हम उसको शायद फॉलो अगर हम इतना
कोशिश करें कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज थी, जहां कॉलोनीज थी, जहां उनके वर्कर्स कॉलोनीज में रहते थे, तो उन्होंने उन इंडस्ट्रीज के मालिकान को कहा कि आप खुद टेस्टिंग करवाएं सारे जो आपकी लेबर फोर्स है, अगर वो क्लियर हो जाती है तो फिर हम आपको वो जो है इंडस्ट्री चलाने की इजाजत दे सकते हैं। फिर आपने देखा कि एक्सपोर्ट के जो बहुत सारे कंटेनर्स रुके हुए हैं, जिस तरह आपके मेहमान कह रहे थे, उनके लिए भी एक SOPs बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से वो जो ऑर्डर्स ऑलरेडी रास्ते में है या प्रोसेस में है उनको किस तरह से आगे लेके जाना है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो गंदम की जो कटाई है, जो फूड सप्लाई चेन है आपकी मुल्क में, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अब चीफ मिनिस्टर गुलजार साहब खुद राजनपुर गए और उन्होंने गंदम की कटाई जो है उसकी शुरुआत करवाई, और सारी वो जो उसके साथ रिलेटेड जो मैकेनिक्स है, जो और सारी सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए जरूरी चीजें हैं, उनको भी इजाजत दी गई कि आप भी फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन सब चीजों के लिए SOPs जो हैं वो स्पेशली बनाए जा रहे हैं कि स्प्रेड जो है वो उसको कंट्रोल किया जाए। आपने देखा कि 10 बिलियन ट्री सुनामी में है, उसमें भी डेली वेजेस जो है उनको 3 महीनों के लिए स्पेशली जो है उनको यूज किया जा रहा है, ताकि उनकी डेली आमदनी जो है वो कुछ ना कुछ, और उसमें एक फासला रख के किस तरह से उन्होंने ट्री प्लांटेशन में आगे बढ़ना है। तो मईशत का पहिया थोड़ा बहुत जिस तरह से भी ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त बिल्कुल ये जिम्मेदारी एक तरफ तो लोगों के जानों की हिफाजत है उज़्मा साहिबा, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत है, जो दोनों इसमें है। अच्छा, एक तो आप बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा सवाल भी है, 19 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं, कल की एक रिपोर्ट थी पूरी दुनिया में, तो ये फिर प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं, फिर आपको लगता है अगले आने वाले दिनों में यहाँ भी यही बेरोजगारी का सिलसिला होगा? जी, मैं कॉलम लिखा है मेरे मंडे के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। ये जो जितनी बातें मिस खोकर ने कही, मैंने की, आपने कही, इनके जो रिपरकेशन और जो नताइज हैं वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट मैसिव जो है वो उसमें कमी आएगी, गुर्बत में इजाफा होगा, इसमें सेल्फ रिलायंस लोगों का बढ़ेगा, इसमें घर में बैठ के काम करने की आदतें आएंगी, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन डिलीवरीज, अमेज़ोन, अलीबाबा, ये चीज़ें सामने आएगा, इंस्टेंट, वॉलमार्ट, के मार्ट, जेसी पेनी, ये इसके लिए हमने ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करना है कि अगर हमारे यहाँ पूरी दुनिया की तरह नौकरियाँ ख़त्म होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, न्यू जॉब क्रिएशन नहीं होता, तो उन लोगों को उनके पेट की आग को बुझाने के लिए यू कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एम्प्टी स्टमक। तो आपने क्या नई पॉलिसी बनानी होंगी, और ये उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने अब आगे के लिए जो तीसरी चौथी चीज़ अब उन्हें सोचनी चाहिए वो ये है कि इन हालात के रिपरकेशन से जो हालात सामने आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए भी इसी वक्त मईशत या इंडस्ट्री जब मर जाती है तो फिर नहीं उठती। एक कैपेसिटी तक उसको आप डिक्लाइन कर सकते हैं, उसकी शिफ्टें कम कर दें, 3 शिफ्ट से 2 कर दें, 2 से 1 कर दें, 1 में 8 घंटे की आप थोड़ा सा और कम कर दें, लेकिन अगर स्ट्रेट बंद होती है इंडस्ट्री, बिल्कुल, तो लेकिन उसका दोबारा रिवाइवल तो करना भी फिर आपके बायर का कॉन्फिडेंस भी आप पे खत्म हो जाता है, फिर वो ऑर्डर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगहों पे। तो हमारे बिजनेस में मुदस्सिर आखिरी जुमला मैं कहूँगा कि यकीनन हुकूमत के साथ और ताबून कर रही, दिलो जान से ताबून कर रही, सूबाई सतह पे भी और वफाक की सतह पे भी, लेकिन हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारी बड़ी फ्रिजाइल इकोनॉमी है, हमारी कंपनियां की बैलेंस शीट ऑलरेडी रेड में है, आप उनके पास रिजर्व नहीं है कि आप 4, 5, 6 महीने उन रिजर्व से निकाल के आप चल रही हैं। ये तो बड़ा जरूरी है कि फौरी तौर पर कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी बेल आउट पैकेज दे दे, वो तो अपने कौमी इदारों को बेल आउट करके बड़ी मुश्किल से खड़ा करेगा। तो इस वक्त किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्लान फौरी तौर पर होना चाहिए कि इस वक्त इंडस्ट्री जो 2 बड़े सूबों के अंदर खासतौर पर सिंध और पंजाब में वो स्टैंड कर सके। देखिए, आपके मेहमान बिल्कुल सही कह रहे थे कि डिजिटलाइजेशन जो है वो एक कहते हैं ना, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो जो ई कॉमर्स जो है उसमें आप स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, उनको आप ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनके कोर्सेज करवाएं, उनको आप उनकी एक वेबसाइट्स बनवाएं ताकि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे बेच सकें। फिर आपके देखें
होम डिलीवरी अब हर तरफ शुरू हो गई है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी, बैंकिंग आपकी ऑनलाइन हो गई है, सारी ट्रांजैक्शंस आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमी है इसको हमने फरोग देना है, इसको हमने कोशिश करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम इनकरेज करें और लोगों की ई स्किल्स जो हैं उनको हम डेवलप करें। आपका यूथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 65% है और अगले आने वाले वक्त में डिजिटलाइजेशन तो यकीनी तौर पर इकोनॉमी के अंदर होगी, लेकिन एक चीज अहम है कि वो ई कॉमर्स तब होगी जब कॉमर्स पीछे कुछ चीज चल रही होगी, तभी कुछ मामला चल पाएंगे। वो डिलीवरी तक तो हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन में यकीनी तौर पर हमें फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो खोलना पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान पंजाब, और डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। कोरोना से मुतालिक बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको उजागर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।